गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। तो इन राज्यों में मॉक ड्रिल लगातार होते रहेंगे। सीमावर्ती राज्यों के लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो घर वहां से खाली कराए गए थे वो घर अभी भी खाली रहेंगे। लोगों से कहा गया है कि वो सतर्क जरूर रहें, लेकिन पैनिक की सिचुएशन ना करें। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर की कोई गारंटी नहीं है, सीज फायर की कोई मियाद तय नहीं है, यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है तो सेना फ्री हैंड है। तीनों सेना इस बार पाकिस्तान को जवाब देने से नहीं चूकेंगी। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया जी। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। जैद अनवर, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेजर रिटायर्ड विराट मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराट जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील पठानिया जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। सीसीएस की बैठक हुई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, सेना को फ्री हैंड कर दिया गया है, टाइम लिमिट नहीं है। सीज फायर को लेकर कहा जा रहा है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो किस तरह से आप इन चीजों को बताएंगे कि वो ये बातें हमारे दर्शकों को भी बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए कि आखिर ये सीज फायर हुआ क्यों, और जो टाइम लिमिट का जिक्र किया जा रहा है, यानी जो मियाद का जिक्र किया जा रहा है, वो क्या है असल में? देखिए मैडम, अगर हम पूरी घटनाक्रम पर थोड़ा पीछे जाते हैं तो ये शुरुआत इसकी 6-7 की रात को जब वो अटैक हुआ था उससे 10-15 दिन पहले शुरू हो गई थी। उसमें प्रधानमंत्री साहब ने अपने कैबिनेट के साथ डिस्कस किया, तीनों आर्मी के चीफ के साथ डिस्कस किया, सीडीएस के एक स्ट्रेटजी बनाई। और उसके बाद उन्होंने जो पहलगाम में जो बर्बरतापूर्ण घटना है जिसमें इनोसेंट सिविलियन को कत्ल किया गया था, और ये उसकी लिमिट थी। बिकॉज पिछले 36 साल से हम पाकिस्तान का जो इविल डिजाइन है जो उन्होंने 1989 में ऑपरेशन टोपैक में कंसीव किया था, टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट फॉर 1000 ईयर्स, तो अभी हम 36 साल से हम लगातार झेल रहे थे। और ये अटैक ना सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में हो रहे थे, बल्कि पूरे भारत में हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो टेररिज्म पे टिकी हुई है जी। और वो ये कंट्री है जहां पे टेररिज्म को पाला जाता है, बच्चों को मदरसे से ट्रेन करना शुरू किया जाता है, उनको जिहादी बनाया जाता है, और फिर दुनिया भर में कहीं भी आप कोई टेररिज्म की घटना देखेंगे उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आके जुड़ जाएंगे। उसको आप छोड़िए, अभी हम बात करते हैं जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था 6-7 मॉर्निंग के रात के अंदर, तो उस समय हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, कुछ डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव थे। डिप्लोमेटिक जो ऑब्जेक्टिव से हमने पहले ले लिए कि पाकिस्तान के साथ अपने सारे संबंधों को हमने खत्म कर दिया, और इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान की जगलर वेन है, और जो पिछले लड़ाइयों में 47 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, 71 ले लीजिए, और 99 वाली कारगिल लड़ाई, उसमें भी इसको टच नहीं किया गया था। तो एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था जो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया कि इसको हम हेल्ड इन अबेयर्स कर दें। वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चुभने वाली बात भी है कि अगर इंडिया उनका पानी बंद कर देता है, अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, बट इट कैन बी डेवलप्ड इन कपल ऑफ इयर्स अगर हमारे इंटेंशन सही है। उसके बाद जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे उनको हमने बड़ी आराम से अचीव किया। उनके 9 टेररिस्ट कैंप जो पंजाब में थे और कुछ पीओके में थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, तहस नहस किया गया। और उसके बाद की रात को जब पाकिस्तान ने एक ड्रामा किया कि उन्होंने कुछ ड्रोन छोड़े और हमारी कश्मीर से लेके कच्छ तक उन्होंने आगे उनको अटैक किया, हमारा सिंबॉलिक, देयर वाज नो स्टील इन दैट। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने पाकिस्तान की 15 एयरबेस को हिट किया, इफेक्टिव हिटिंग जिसको बोलते हैं कि सॉलिड किल। और इसी बीच जब पाकिस्तान को ये पता चला कि उनकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है जो चाइना से उन्होंने ली थी वो पूरी तरह से छिन भिन हो चुकी है, तो उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े करने शुरू किए। चाइना उनकी सपोर्ट में है, लेकिन उसकी एक लिमिट है अभी, और चाइना ये मान के चली कि पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। और ये जो 2-3 दिन ये अपना
वॉर सस्टेन कर सके, उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, टर्की का बहुत बड़ा हाथ है, जी। क्योंकि ड्रोन इन दोनों कंट्री ने उसको सप्लाई किए थे। तो उनको अपनी असलियत का पता चल गया और उसके बाद उन्होंने सरेंडर इसके लिए, सीज फायर के लिए गुहार लगाई हमारे डीजीएमओ साहब को, और सीज फायर जो है वो हो गया। लेकिन जहां तक हमारे देश का और गवर्नमेंट का सवाल है, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो जब एक ऑपरेशन जारी है तो उसके अंदर सीज फायर तो नहीं होता ना। जी। वो कभी भी हमारा जो देश है वो एक्शन ले सकता है, और कभी भी पाकिस्तान भी जो है अटैक कर सकता है। अभी हम इन मॉक ड्रिल्स की बात करते हैं, देखिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी चाइना के उकसाने पे और अदरवाइज, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय जो सिचुएशन चल रही है, वो जब से मुनीर को उन्होंने अपना बना दिया फील्ड मार्शल, मतलब मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि हारी हुई कंट्री जो है 4 दिन की कन्फ्लिक्ट के अंदर आप उसको फील्ड मार्शल बना रहे हैं, तो उनके लोग भी उनके ऊपर हंस रहे हैं। और शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही थर्ड रेट गवर्नमेंट है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब ये मान के चलिए कि मुनीर जो है वो डिक्टेटर है, जी। जी। और वही करेंगे जो उनका मन करेगा। बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल वही वो चीज ये कर है सकते हैं। सुशील जी, वही बात है कि एक हारा हुआ फील्ड मार्शल बना दिया जा रहा है। आएंगे सर आपके पास इस सवाल को लेकर। हम अनवर साहब का रुख करती हूँ मैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अनवर साहब, सीसीएस बैठक को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या रिएक्शंस देख रहे हैं? क्योंकि सीसीएस की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, सेना को लेकर। फ्री हैंड किया गया है सेना को, और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम डिफेंस मोड में नहीं हैं, अब हम अटैकिंग मोड में आ गए हैं। बहुत हो गया, हमने डोजियर दे दिया, बहुत हमने पीस टॉक कर लिया, अब इन चीजों का वक्त चला गया है। देखिए, अभी जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने डेलीगेशन पूरे दुनिया में भेजी है पाकिस्तान की मलामत करने के लिए, मगर साथ साथ अमेरिका वो एक ताकत है कि आप इस तरह सोच ले कि अल्जीरिया का प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, इंडिया के किसी लोगों, पूरे दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसका फर्क पूरे दुनिया को पड़ता है जी। ये अमेरिका है। ठीक है जी। अब आते हैं कि ये डेलीगेशन पूरे दुनिया में गए हैं, चाहे शशि थरूर साहब हो, अवैसी साहब हो, तमाम लोग जो पहुंचे हैं अपनी बात हर जगह रख रहे हैं और सच्चाई से वाकफा करा रहे हैं लोगों को और वहां की हुकूमत को। सच क्या है जी। कि जिस तरह से पाकिस्तान अपना इमेज तैयार कर रहा है अपने मुल्क में, कि उसने इस तरह से इमेज बनाया है, इस तरह से पार्टी दी गई है आसिफ मुनीर साहब की तरफ से, और इस तरह सेलिब्रेशन किया गया है। और वहां के चाइनीज एम्बेसडर ने, प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड, पाकिस्तान में जो चाइनीज एम्बेसडर हैं उनका जो फेक एक ट्वीट आया था, और फेक ऑन द सेंस उन्हीं ने जिस तरह का एक स्टेटमेंट दिया था कि राफेल को चाइनीज मार गिराए हैं, ये तमाम जो पार्टी वगैरह हुई वो तमाम को उजागर करने के लिए दुनिया के पास हमारे लोग पहुंचे हैं, डेलीगेशन। मगर साथ साथ इस गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज रखी है अमेरिका में कि हमारा अपना सलाहकार जो हमें रिप्रेजेंटेटिव करे, जो जो डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों में से एक, उनको अपॉइंट किया गया है 12 से 15 करोड़ का महीना के हिसाब से। बात ये कंफर्मेशन बिटवीन 12 टू 15 एक न्यूज के हिसाब से दूसरे पेपर में इस तरह दिया हुआ है। एक सलाहकार ऐसा है जो हर वक्त से बताएगा कि क्या माहौल चल रहा है साउथ ईस्ट एशिया, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान का क्या मूवमेंट है और पाकिस्तान किस तरह से। तो ये एक अच्छा स्टेप है। मगर जितने भी स्टेटमेंट अभी आए हैं, अगर आप बात दर हकीकत जमीनी तौर पर करिएगा, तो एक हुकूमत जब बात करती है पूरे हिंदुस्तान को, आप जब पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र से बांधते हैं कि लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है, 140 करोड़ लोगों की है, बिल्कुल दुरुस्त आपके साथ साथ दिया गया है, और इस हुकूमत को दिल खोल के हिंदुस्तान के लोगों ने साथ दिया है। तो ये हुकूमत कामयाब है और लड़ाई लिए पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे नॉन मजहबी तौर पे बात करेंगे, मगर
आज पाकिस्तान इस सिनेरियो पे आ चुका है, बात समझ लीजिए। इंडिया आज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बना है। वो कैसे बना है आप भी महसूस कर रही हैं, और ऐसे रनवे पे हम खड़े हैं कि हम टेक ऑफ करने वाले हैं। अगर टेक ऑफ करेंगे तो फिर हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज भी एक बाउंड्री होती है हमारे साथ, एक बाउंडेशन होता है कि सिर्फ लड़ाई से एक पाकिस्तान को मार के हम पूरी दुनिया में अपनी वाहवाही कर नहीं करना, ये भी एक पहलू नहीं होता। हुकूमत के पास बहुत से पहलू हैं जिससे आप वाहवाही कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है अनवर साहब, ये आपने बहुत इंडिपेंडेंट होकर ये जवाब दिया है विदेश मामलों को लेकर, और क्या असर सीसीएस की बैठक के बाद या सीज फायर के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर पड़ रहा है। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। अली शाह जी, देखिए सीसीएस की बैठक हुई है और सैन्य फैसलों पर सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सरकार अटैकिंग मोड में आई है, ये चीजें दिखाता है कि सरकार अब सेना को उसने फ्री हैंड दिया है। आतंक के पनाहगारों तक सरकार पहुंच सकती है, हमारी सेना पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी कई बार सवाल ये उठता है राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए कि सेना तो बिल्कुल पीओके लेने ही वाली थी, उसी दौरान सीज फायर हो गया। ये कहीं ना कहीं एक कसक सी रह गई है लोगों के जहन में। जी अपूर्वा जी, देखिए आपका बड़ा सा सवाल है और मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ कल पठानिया साहब ने जो बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल पॉज हुआ है, यानी कि अभी भी जारी है जी। और यही बात हमारी सरकार ने भी कही है। तो देखिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम पीओके लेने ही वाले थे, हम ये करने वाले थे और सीज फायर हो गया अचानक। मैं लोगों से इंतजार करता हूं, दरखास्त करता हूं कि अपनी सरकार पे पहली बात तो भरोसा रखें। बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, जो सरकार द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकार जी। चलिए अली शाह जी के ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लौटेंगे हम उनके पास। विराट मिश्रा जी से मेरा सवाल है। विराट जी, यही चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगी। बार बार चाहे विपक्षी पार्टियों की तरफ से थोड़ा राजनीतिक सा ये सवाल हो जाता है, क्योंकि आप डिफेंस से हैं तो मुझे लगता है कि इस सवाल का आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और डिफेंस के तौर पर भी। ये कहा जा रहा है कि पीओके तो हम बस लेने ही वाले थे, लेकिन उसी दौरान मध्यस्थता होती है, सीज फायर हो जाता है, सेना को वापस बुला लिया जाता है। जी अपूर्वा जी, एक चीज आपको बताऊं, सरकार के लिए ऑपरेशन सिंदूर के कुछ पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको भारतीय सेना और बाकी सारी सेनाओं को दिया गया था। इन सेनाओं ने 7 मई को जब हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, तो 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, 21 ठिकाने आइडेंटिफाई हुए थे। तो यानी कि ऐसे आज भी लगभग 13, 14, 15 ठिकाने आज भी बचे हुए हैं जिन पे अभी हमला बाकी है, जिनको अभी नेस्तनाबूद करना बाकी है। तो ये फेज में मैं इसको देख पाता हूं कि ये फेजेस में चल रहा है पूरा ऑपरेशन। जो कल की मॉक ड्रिल है, अगर आप देखेंगे तो वो भी इसी का ही एक हिस्सा है कि अगर पाकिस्तान अपनी इसी कुत्सित प्रयास को जारी रखता है तो भारत उनके ऊपर हमला करने की तैयारी भी करता जा रहा है और साथ में अपने नागरिकों को मानसिक तौर पे रेडी भी कर रहा है कि वो तैयार रहें अगर पाकिस्तान किसी तरीके से हम लोग उनके साथ फाइट में आते हैं, क्योंकि अभी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, सीज फायर जिसे आप कह रहे हैं वो चल रहा है। जहां तक बात पीओके की है, तो पीओके जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव दिया गया था उसका हिस्सा आज की डेट में नहीं है। हाँ, आने वाले समय में भारत बलूच जो वहां पे लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं, जो उनके लड़ाके, उनके साथ खड़ा हो सकता है कि आने वाले समय में जो पश्तून्स हैं, जो सिंधी इनसे नाराज हैं पाकिस्तानी सरकार से और सेना से, उनके साथ खड़ा हो जाए। और साथ में पीओके लेने का भी दिन आएगा, आज शायद वो दिन नहीं आया है। भारत ये देख रहा है कि टेरर और ट्रेड साथ में नहीं चलेगा, टेरर और टॉक साथ में नहीं चलेंगी, खून और पानी जो है इंडस वाटर ट्रीटी वो साथ में नहीं चलेगा। तो भारत ने ये जता दिया है कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो क्लैरिटी है थॉट की, वो बिल्कुल क्लियर है, सरकार बिल्कुल क्लियर है। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है उसमें भी इन्होंने जो फ्री हैंड दिया है, जो आप बता रहे थे, वो भी इसीलिए है कि जो सेनाएं वो निश्चिंत होकर अपनी लड़ाई और अपनी तैयारी को मुकम्मल करें, उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई डाउट या किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं है।
जो भी हो रहा है वो एक सशक्त भारत को दर्शाता है। जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया कि $4 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बन गए हैं या बनने वाले हैं कुछ ही दिनों में। हम बहुत एक सशक्त राष्ट्र बनने जा रहे हैं। हमको पाकिस्तान के साथ क्लब नहीं होना है, हमें विश्वगुरु बनना है। हमें अगर एक वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमें इस क्लबिंग से हटना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान साथ में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत लगातार अपना काम कर रहा है और जिस जगह पे हम आ चुके हैं वहां पे पाकिस्तान उससे बहुत दूर कहीं खड़ा है। तो ये तो चाहते ही है पाकिस्तानी सेना, उनके जनरल मुनीर, उनके अपने राजनीतिक एम्बिशंस, वो सब आपको दिखते ही हैं। वो चाहते हैं कि पहलगाम जैसी घटनाएं बार बार रिपीट हो और किसी न किसी तरीके से ये लोग सत्ता में बने रहें, पाकिस्तानी सेना सत्ता में बनी रहे, क्योंकि वहां की सरकार सत्ता में नहीं है। पाकिस्तानी सेना जो है वो डीप स्टेट जो उनकी है वो सत्ता में है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा और अपनी चीजें तो बिल्कुल विराट जी, ये चीजें तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि पाकिस्तान में कभी भी सरकार सत्ता में नहीं रहती है, वहां की सेना सत्ता में रहती है। अली शाह जी, देखिए आपकी बात उस समय बीच में रह गई थी, आप अपनी बात भी कंप्लीट करिएगा, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिएगा कि सीसीएस की मंजूरी के बाद जिस तरह से ये कहा गया है कि तीनों ही सेना बॉर्डर पर एज इट इज रहेंगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, फ्री हैंड है, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक ओपन एंडेड ऑपरेशन की छूट दे दी गई है सेना को? जी अपूर्वा जी, देखिए बिल्कुल फ्री हैंड सेना को दिया गया है। तीनों सेना तैनात रहेंगी, बॉर्डर पे ही अलर्ट रहेंगी, हाई अलर्ट पे रहेंगी बल्कि। और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, वहां पर तो कल 4 बजे मॉक ड्रिल होगी। और बिल्कुल जो सिविलियंस हैं जिनके घर इवैक्यूएट किए गए होंगे वो वापस नहीं आ पाएंगे अपने घर में। तो बिल्कुल ये हमारी तैयारी पूरी तरीके से है। और जब दो मुल्क लड़ते हैं तो दो सेनाएं आपस में लड़ती है, पूरा मुल्क, पूरे सिविलियन सब, पूरा देश एकजुट हो जाता है और वो आपस में फिर वो साथ होकर साथ में खड़ा होता है। तो बिल्कुल जो आपने बोला कि देखिए जैसे कि अभी सीसीएस सेंट्रल कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद कुछ चंद निर्णय सामने आए थे। ये निर्णय बिल्कुल सीज फायर का अग्रीमेंट जो है वो रिन्यू हुआ था। पाकिस्तान इस टाइम पे उनको उनकी हवा टाइट होगी, वो कापरा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि पाकिस्तान के पास ना ही पैसा है। आईएमएफ के बाद से पैसा आ गया जिसमें से 14 करोड़ तो उन्होंने मौलाना मसूद अजहर को वादा देने में लगा दिया। बाकी वहां की जो आवाम है, वो जनता है, वो बगावत पे आ जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि उनकी जो अपर क्लास, पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास नहीं है, या तो अपर क्लास है या तो लोअर क्लास है। बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग ही नहीं। तो अपर क्लास के लोग क्या कर रहे हैं, वो बाहर भाग रहे हैं। जब जहाज डूबता है तो जितने भी चूहे होते हैं वो जहाज से निकलकर भाग के कूद के आते हैं, दुबक के आते हैं। तो पाकिस्तान के में यही हो रहा है। और जो फील्ड मार्शल है उसको तो वो 4 स्टार से 5 स्टार बन गया वो, क्योंकि वो रिटायर कभी नहीं होगा, वो सत्ता पलट करेगा। ये इतिहास अपने आप को दोहराता है। 1965 में 65 की युद्ध में क्या हुआ था, पाकिस्तान की हार हुई थी। जनरल अयूब खान जो चीफ थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने आप को मार्शल या फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया था। निशाने पाकिस्तान के अवार्ड से भी अपने आप को दिलवाया, अपने आप को नवाजा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अगर बराबरी करें तो भारत रत्न के लोगों को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, भारत रत्न के अवार्ड से कुछ सालों के बाद इसने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, खुद अपने आप जी। और जनरल अयूब खान लेकर आए थे जुल्फिकर अली भुट्टो को। जुल्फिकर अली भुट्टो को बाद में सेना ने ही हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत लेजिटिमाइज करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए फांसी पे लटकाया उसको। तो देखिए यहाँ पर काफी सिमिलैरिटी हो रही है, इतिहास अपने को दोहराता है। क्योंकि इमरान खान को बिल्कुल एक पूरी एक तरीके से लीगलाइज तरीके से मारने की तैयारी थी, फांसी पे लटका देंगे। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, ना पाकिस्तान की सरकार से जो कुत्ती सरकार है, ना उनकी सेना से। पाकिस्तान उनके पहले वजीर आजम होंगे जो उनकी सेना को हेड ऑन क्लैश किया उनके। अब जो भी जिन्होंने भी उनकी सेना से पंगा लिया उसका अंजाम सब जानते हैं। जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। और उसके बाद फिर जनरल जियाउल हक ने ही, उसकी वजह से ही नवाज शरीफ को भागना पड़ा वहां से पाकिस्तान से। जनरल जियाउल हक का खैर इंतकाल हो गया एयर क्रैश के अंदर, द केस ऑफ द एक्सप्लोडिंग मैंगोज। इमरान खान साहब, जनरल बाजवा साहब का हाथ उनके ऊपर था, लेकिन इन दोनों में जब नहीं बनी तो इमरान खान के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोदेगा
इसको बाहर के ये तो पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की उसकी खुद की कब्र वहां जिन आतंकियों को उसने पनाह दी है वो खुद खोदेंगे। पठानिया साहब, जो बॉर्डर से सटे हुए जो राज्य हैं, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इन इलाकों को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी संवेदनशीलता अभी भी इन इलाकों को है? ये कितने अभी ओवर सेंसिटिव है? हालांकि कल मॉक ड्रिल भी होने वाली है, लेकिन अब इन नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन जो प्रतिक्रियाएं होने वाली हैं वहां पर, जैसे कि कल मॉक ड्रिल भी हो रहा है, सुरक्षा को किस तरह से आप देखते हैं? बॉर्डर्स इलाके हैं। देखिए, जहां तक बॉर्डर एरियाज का सवाल है और उसके साथ जो सटी हुए शहर हैं या टाउन्स हैं या गांव हैं, वो हमेशा सफर करते हैं। अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान ड्रोन यूज कर सकता है, आर्म ड्रोन। पाकिस्तान मिसाइल छोटी रेंज की यूज कर सकता है और पाकिस्तान अपनी आर्टिलरी यूज कर सकता है। और इसी बीच कुछ वो बॉर्डर एरिया टीम बना के कुछ माइन शाइन लगा। सो दिस इज द थ्रेट विच इज एग्जिस्टिंग देयर। मैं बात करता हूँ अगर बॉर्डर एरियाज की हम बात करें जिसके अंदर, और ये मॉक ड्रिल जो है ये ना सिर्फ बॉर्डर एरिया में होंगी, ये आपकी जो सिटीज हैं, मेन सिटीज, उसके अंदर भी होंगी। और इनका मतलब यही है कि जब आप ऐसी अगर सिचुएशन आती है कि पाकिस्तान जो है वो एक मिस एडवेंचर को शुरू कर देता है, उसकी वजह भी है। वजह ये है कि वर्ल्ड वाइड हमने जो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन किया था, बीट एयर बेसेस और बीट टेररिस्ट कैंप, उसके प्रूफ हैं। होल वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ दैट। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनके पास कुछ भी दिखाने को नहीं है। तो ये एक कमजोरी दर्शाती है उनकी। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जो विषय है, देखिए, नीदर आई एम ऑप्टिमिस्टिक नॉट पेसिमिस्टिक, आई एम रियलिस्टिक। पाकिस्तान को या अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, एंड मोर सो इन द सिचुएशन व्हेन चाइना इज पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। आप ये देखिए कि इनके जो J-10 एयरक्राफ्ट है, J-17 है, इसके अलावा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जो चीज है, इनका जो सैटेलाइट ग्रिड है, इनका जो कम्युनिकेशन ग्रिड है, ये सब उनको दे रहा है लगातार। क्योंकि चाइना ये चाहता है कि भारत को वो डिस्टेबलाइज करे। भारत जो आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आ रहा है, उसको कर्टेल किया जाए। और उसके लिए वो जो और अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान से बड़ी जमीन नहीं है। पाकिस्तान की फौज लड़ेगी, लेकिन टेस्टिंग किसकी होगी? चाइनीज वेपन की, जिनकी अभी तक क्रेडिबिलिटी लो है। लेकिन अभी ये खबरों में सुनने को आ रहा है कि इनका जो J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो अभी चाइना की इन्वेंट्री में नहीं है जी। लेकिन विद इन 6 months दे मे गिव 40 एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान। उसके बाद वो J-36 डेवलप कर रहे हैं। तो ये वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। एंड एक तीसरा एंगल है बांग्लादेश का। मान लीजिए कल को चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये हमारे खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं। और इस सिचुएशन में हमने देखा ही है कि कोई भी कंट्री जो है पूरी तरह हमारे साथ नहीं आई थी, इजराइल को छोड़ के। तालिबान भी हमारे साथ खड़ा था, लेकिन वो एक ऐसी कंट्री है जिसको अभी तक हमने भी मान्यता नहीं दी है। जी। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड नेवर ट्रस्ट। और चाइना इस समय क्या कर रहा है, वो अपना हाइब्रिड वॉरफेयर जो होता है ना, बिल्कुल उसके अंदर वही देखिए वो वही क्या- चीज है पठानिया साहब की चाइना अब धीरे धीरे टेक ओवर करना चाह रहा है पाकिस्तान को। टेक ओवर कर चुका है मैडम। जी। Pakistan has become a vassal state or a proxy state of China because of their national and strategical and economical interest. जी। आप CPEC की बात कीजिए, उसके बाद वो जो गिलगिस्तान और POK में वो जो डैम बना रहा है, और उसके बाद उसको एक मार्केट मिलेगी। ये जो वेपन की, आर्मामेंट की जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चाइना के रास्ते जो है खुलते जाएंगे अभी। और वो अभी अपनी जो डिप्लोमेसी है, चाइना ने कभी भी अपने आप को, अभी तक वो इकोनॉमिकली अपने आप को बिल्ड कर रहे थे। दे नेवर बिलीव्ड इन पावर प्रोजेक्शन, लेकिन अभी उन्होंने पावर प्रोजेक्शन करना शुरू कर दिया है। और उसके साथ अगर आप उनकी ठीक है नेवी सर। देखेंगे, अगर उनकी नेवी जो है नंबर 1 नेवी है इस समय, बारिंग दैट एयरक्राफ्ट कैरियर विच यूएसए है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट एंड देन पनिश पाकिस्तान इन सम अदर वे। एज वन ऑफ द स्पीकर वाज सेइंग, पाकिस्तान तो खुद टूट रहा है ना।
और इनके एक बहुत बड़े विचारक थे सुन त्जू, आर्ट ऑफ वॉर के बड़े मास्टर माने जाते हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बेस्ट विक्ट्री इज दैट यू नो दैट यू डोंट फाइट ए वॉर एंड यू ठीक है विन। सर। सो वी हैव टू लुक फॉर अनदर वे एंड मीन, और भारत के पास वो क्षमता है कि वो बिल्कुल सर, पाकिस्तान भारत के को- पास क्षमता है और उस क्षमता को भारत ने इस बार दिखा भी दिया कि अब हम सिर्फ डोजियर नहीं देंगे, अब हम सिर्फ पीस टॉक नहीं करेंगे, अब हम पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ गए हैं। सेना फ्री हैंड है, वरना एक वक्त ऐसा भी था कि सेना पर पत्थर भी बरसाए जाते थे तो सेना हाथ बांधे ही खड़ी रहती थी, अटैक नहीं कर सकती थी, जवाब नहीं दे सकती थी। अनवर साहब, आपसे समझूंगी, देखिए 33 देशों में इंडियन डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि अब सिर्फ इसे भी अभी एक तरह से जवाबी हमला ही माने, यानी डिप्लोमेट जो इनक्लोजर है वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत यहां पर चल रहा है। एक तरफ सेना जवाब दे रही है तो दूसरी तरफ जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे डेलीगेशंस हैं, वो इन देशों में जाकर जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बात दुनिया में बात से बात खत्म हो तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। हर लड़ाई का संविधान वार नहीं है, जी कुछ और अंदाज भी होती है लड़ाई की। अब आते हैं चाइना के मामले में, एक बात जोड़ देना चाहता हूँ। इंडिया इंपोर्ट करता है 114 बिलियन डॉलर का चाइना से, और चाइना हमसे इंपोर्ट करता है सिर्फ 99 बिलियन डॉलर का। हम इतने बड़े खरीदार हैं चाइना से। चाइना एक आइस क्लोज करके, एक आइस बंद करके, वो पाकिस्तान का सहारा लेके इंडिया से डायरेक्ट कभी चाइना नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक स्टेटमेंट था, गुज़िश्ता 2 दिन से गर्दिश कर रहा था पूरे चैनल पे, कि हमें फॉरेन की चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मगर हम क्या डेवलप, देखिए बहुत से पहलू निकलते हैं जब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में आप रहती हैं, वहाँ ऑपोजिशन भी रहता है। अगर आप एक तरफा बात कर लीजिएगा तो फिर बात खत्म नहीं हो पाएगी, फिर बात करनी नहीं चाहिए। जब ये मामला हुआ, जब ये लड़ाई हुई, तो तीसरे स्तंभ का ताकत था। किसके कहने पे लड़ाई बंद हुई, सवाल ये था पूरे हिंदुस्तान में, और उसको अपोजिशन ने पूरे भुनाने की कोशिश की। तो एक स्ट्रेटजी ये होता है, फिर आपको इमोशनल वेपन चलाना होता है। बात समझिए, सवाल क्या था, किसके ट्वीट से ये बंद हुआ। एक ट्वीट आता है अमेरिका से, और उसके बाद सीज फायर का बात होता है। उसके बाद जब स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री साहब देने जाते हैं, उससे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आता है। उनके स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और एक बात सवाल पैदा होता है पूरे दुनिया में कि बात क्या सच थी। तो ये एक सवाल है। उसी सवाल को जब मोदी है मुमकिन है, या शाह साहब है तो मुमकिन है, मोदी साहब है तो मुमकिन है, वो जो पूरे हिंदुस्तान के जहन में एक अल्फाज था, वो कमजोर हो रहा था। तो आपने डेलीगेशन भेजा पूरे दुनिया में, अच्छी बात है, इसका खैर मकदम होनी चाहिए। क्यों? यही अंदाज होता है बात करने का। फिर हिंदुस्तान ने एक ऐसा सलाहकार वहां एक रिप्रेजेंटेटिव रेडी किया जो डोनाल्ड ट्रंप के बॉडी के हिस्से हैं। उन्हें तैयार किया गया, उन्हें तैयार करके उन्हें सलाहकार बना के उन्हें हर चीज का इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां तैयार किया गया। सीम्स लाइक आई एम हायर समवन इन अमेरिका। आप समझ लीजिए, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 12 महीना, इस तरह का एक तैयारी हुई। मगर अभी जो आप तमाम लोगों ने जो बात रखी है, मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। पूरे 1947 के नेक्स्ट डे से आज तक, या आने वाले 1 सेकंड तक, हमारे आर्मी हर वक्त हाई अलर्ट पे रहते हैं। सिर्फ आज हाई अलर्ट पे नहीं है, इसको इस तरह नहीं बनाया जाए। और ड्रिल हमेशा होती है, ये नया नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट है क्या हमारे मामले में हम किसी और के कहने पे क्यों चीज बंद करें। क्यों हमारे डिफेंस तैयार नहीं था, हमारे मिलिट्री तैयार नहीं थी। रात तक तो हम कोई और न्यूज पे चल रहे थे, शाम तक कोई और न्यूज पे चलते हैं। तो ये तमाम चीज एक सवालिया निशान पूरे हिंदुस्तान के सामने था। उसी को पॉलिश करने की सोचिए, डटी शू है, उसको पॉलिश किया जा रहा है। मेरा एक तरह का जहन है, मेरी बात पे इत्तेफाक नहीं रखेंगे लोग। लेकिन अनवर साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि ये एक मजबूरी हो जा रही है, मजबूरी हो गई थी ट्रंप के लिए ये सीज फायर रुकवाना। मजबूरी, एक शेर है ना बशीर बद्र का, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई मजबूरियां रही होंगी। तो मजबूरी तो हर जगह होती है मैम। मजबूरी हर कदम पे, जिंदगी के हर पल पे मजबूरियां हैं। मजबूरियों से पॉलिटिक्स नहीं होती, मजबूरियों से मुल्क नहीं चलता। कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप तारीख उठा के देखिएगा तो आपने किसी को दुर्गा कहा था पूरे हिंदुस्तान में, किसी ने आयरन लेडी कहा था, एक औरत ने पूरा काम करके दिखा दिया था। तो इस बात को भी तो आपको मानना होगा, उस टाइम कितनी मजबूरियां थी। उनका स्टेटमेंट क्या था कि 2 मिलियन आपने जूइश मार रहे थे, क्या मैं इनको मरने छोड़ दूं?
तो बात इस तरह भी हो सकती है मैम। आपको एक एग्जाम्पल, तारीख से आप क्या सीखते हैं कि तारीख से आप कुछ नहीं सीखते हैं, बात ये भी आती है। बात वो नहीं है मैम। आज जो बात है, आज के दिन पे आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती हैं, वहां पॉलिटिक्स भी एक मायने रखता है। कौन सी बात, देखिए हर आदमी दौड़ता है भीड़ की तरफ, फिर वो भी चाहता है उसे रास्ता मिले, ये जहन है पूरी दुनिया का। तो अभी आपने जो सलाहकार बनाया है, ये अच्छा डिसीजन है। मैं सरकार की हर बात पे मैं इत्तेफाक नहीं, हर कुछ बातों पे मैं मानता हूं सही, सरकार ने सही डिसीजन लिया, डेलीगेशन भेजा, दैट्स द वे वी कैन डू। आप इस लड़ाई को जब रोके हैं, ये लड़ाई नहीं हो सकती अगले दो चार साल ठीक है तक। सर। आप यकीन मानिए, मैं भी बैठा हूं आपके टीवी पे, और इंशाल्लाह आप फिर कल बुलाइएगा। ये लड़ाई यहीं आके रुकेगी। क्यों? आपको सुलह किसने कराया, सवाल ये है। और उसके पास क्या है? उसके पास ट्रेड वार है, उससे ठीक बड़ा है वेपन सर। क्या है उसके पास? ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसी पे एक बार राय मैं विराट मिश्रा जी से भी चाहूंगी कि एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो इस पूरी चीजों को किस तरह से देखते हैं, क्या राय रखते हैं, विराट मिश्रा जी। देखिए मैम, एक बहुत ही क्लियर बात कहूं कि इंडिया इज द ओनली न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री विच इज सराउंडेड बाय टू हॉस्टाइल न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस। यानी कि भारत दो ऐसे देशों, न्यूक्लियर देशों से घिरा हुआ है जो उसके दुश्मन हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को सतर्कता बरतने की जरूरत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पर मेरा भी ये मानना है कि चाइना की एक हिस्ट्री रही है, एक इतिहास रहा है कि वो कभी सामने से आके हमला नहीं करता। जैसे कर्नल पठानिया सर ने भी बोला, वो सामने से आके वो लड़ना नहीं चाहता, वो पीछे से किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है, और वो कंधा आज की डेट में पाकिस्तान है। उस कंधे को तोड़ना जरूरी है ताकि चाइना हमें क्लब ना कर पाए पाकिस्तान के साथ। दूसरी चीज, चाइना की इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 18-19 ट्रिलियन डॉलर पे हैं, हम 4 ट्रिलियन डॉलर पे हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं उस तरीके से मैच तो नहीं है चाइना के साथ। पर हमारे जो इकोसिस्टम है, जो आज की डेट में हम स्वदेशीकरण कर रहे हैं अपने वेपन्स का, अपने अपने हथियारों का, वो बहुत जबरदस्त पेस पे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने देश को लगातार तरीके से इसको सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ये सब काम चल रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जब हमने हमला किया तो हमने जो अनटेस्टेड वेपन्स थे, जो अनटेस्टेड इनके ड्रोन्स या जो इनके अनटेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जो पाकिस्तान को चाइना और तुर्की से मिले थे, उनको हमने बहुत जबरदस्त तरीके से नेस्तनाबूद भी किया है। ये सच्चाई है। आज ही की एक एएनआई की रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आज की डेट में 5 साल पीछे चली गई है हमारे 88 घंटे के ऑपरेशन से। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपनी मजबूती दिखाई है, पर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। चिकन स्नेक कॉरिडोर के बारे में बांग्लादेश ने बीच में हल्का सा वो धमकाने की कोशिश की थी, भारत ने पुरजोर विरोध किया उस बात का। ये सारी चीजें हमको एक समग्रता में देखने की जरूरत है, और भारत अपने आप को और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अपने आप को सशक्त करे, ये आज की डिमांड है मैडम। जी बिल्कुल। पठानिया साहब, आपसे समझूंगी। अभी आपने अनवर साहब को भी सुना, आपने विराट जी को भी सुना। एक डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट है, एक विदेश मामलों के एक्सपर्ट है, अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एक चीज जो दोनों की ही बातों में बहुत कॉमन रही है, न्यूक्लियर को लेकर। जिस तरह से अनवर साहब ने भी कहा कि चीजें हो सकती थी अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट करते। विराट जी का कहना है कि हम ऐसे कंट्री से घिरे हुए हैं, हमारी नेबर कंट्रीज ऐसी हैं जो न्यूक्लियर जो वेपन से है, तो हमारे लिए थोड़ा सा उस वक्त संयम बरतना जरूरी हो जाता है। देखिए, ये संयम ना सिर्फ भारत को बरतना जरूरी है, ये संयम उसको भी बरतना जरूरी है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और उसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों आते हैं। अभी चाइना ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो उन्होंने अपनी जो संख्या है उनके पास बॉम्ब्स की, वो बढ़ाना शुरू कर दी है। वो यूएसए के नजदीक और रशिया के नजदीक आना चाहते हैं। उसके बाद अभी चीज ये है कि हम अगर न्यूक्लियर की बात करते हैं, वो डेटरेंस है। अभी सवाल ये है कि हम न्यूक्लियर वॉर के थ्रेशोल्ड पे कब पहुंचते हैं। अभी आज के अगर हम इस कंफ्लिक्ट की बात करें, आई विल नॉट कॉल इट ए वॉर, कंफ्लिक्ट था जिसके अंदर बेसिकली आपने बियॉन्ड विजुअल रेंज अपनी मिसाइल दागे, उसके बाद ड्रोन दागे, एलओसी के अंदर आरटी का, स्मॉल आर्म्स का, मीडियम लॉन्ग रेंज वेपन का, सबका प्रयोग हुआ। अभी इससे हासिल क्या हुआ है? बिकॉज अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, स्ट्रेटेजिकल, मिलिट्री या पॉलिटिकल, यस वी हैव अचीव्ड अ लॉट, बट क्या ये काफी है कि कल पाकिस्तान जो है वो तौबा कर लेगा और वो मिलिटेंट नहीं भेजेगा? आई हैव माई डाउट्स। ऑन द कंट्रेरी, चाइनीज वाले अभी क्या करेंगे, उनके जो थिंकर हैं
वो पाकिस्तान को और एम्पावर करेंगे और मिलिटेंसी और पुशिंग इन मिलिटेंसी फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री it may increase. जी If that is the situation, we have to be very very careful कि एक्सटर्नल थ्रेट तो है, हम अपने जो इंटरनल थ्रेट्स है उसको कैसे दूर करें, किस तरह से हम ये इंश्योर करें कि जो मिलिटेंट्स हैं वो हमारे घर के अंदर ही ना आ सकें, और अगर कभी अंदर आ जाते हैं तो हमारे पास वो अरेंजमेंट होना चाहिए कि वो ज्यादा देर सरवाइव ना कर सके और वो हमारे जो सिविलियंस हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके ऊपर कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट ना कर पाए। सर शायद उससे इसीलिए क्या सेना होगा? को फ्री हैंड किया गया है। अरे मैडम, फ्री हैंड हमेशा रहता है, वो जो हमेशा रहता है। गुड, थैंक यू फॉर दिस आंसर। फ्रीडम, अभी फ्रीडम हैंड ये जुमला है कि फ्री हैंड दे दिया, वो हमेशा रहता है। ठीक है, मैं खुद एलओसी में नौकरी कर चुका हूँ। तो और खासकर इस सिचुएशन में जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और इस बात को कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे दिया है, तो नथिंग, इट डजंट जेल, इट डजंट साउंड लॉजिकल। तीनों जो हमारी आर्मी है, आर्म फोर्सेस है, उनको फ्री हैंड है, इसमें कोई शक नहीं। अभी सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है अपने लेवल पे तो मिस एडवेंचर नहीं करेंगे वो, लेकिन अगर चाइना इस समय, अब मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर कर लूं, गलवान वैली के अंदर इस समय 55,000 से 60,000 लोग हमारे फौजी वहां पे डिप्लॉयड हैं जी। साइचिन ब्रिगेड के अंदर 2019 में जो डेली खर्चा आ रहा था टू मेंटेन एंड अपकीप द ट्रुप्स इन साइचिन ग्लेशियर विद 1 ब्रिगेड स्ट्रेंथ, दैट वाज अराउंड 5 करोड़। अभी ये मान के चलिए कि अगर हमारे 55 या 60,000 ट्रुप्स वहां डिप्लॉयड हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से 20 ब्रिगेड्स, तो हमारा कितना खर्चा डेली बेसिस पे, मान लीजिए 160-180 करोड़ रुपया हमारा खर्चा आ रहा है सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए गलवान में। उसके अलावा चाइना की एक और स्ट्रेटेजी है, कुछ दिन पहले उन्होंने अरुणाचल के कुछ शहरों के, गांव के नाम बदल दिए और वहां पे वो लगातार अपना जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर रहा है। अगर वो चाइना डेवलप कर रहा है तो हमें भी डेवलप करना पड़ेगा, हम भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सारी कहानी जो है ये घूम के इकोनॉमी के ऊपर आ जाती है। और आजकल जो है, देखिए, कन्वेंशनल वॉर और न्यूक्लियर वॉर को तो भूल जाइए आप, इवन कन्वेंशनल वॉरफेयर ये आउटडेटेड चीजें हैं। इस समय जो कंट्रीज लड़ती हैं, देयर इज इकोनॉमिकल वॉर, और उसके बाद जो नेक्स्ट वॉर होगा वो पानी के ऊपर होगा। इस समय पाकिस्तान की जगलर वेन हम जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हम दबा के रखते हैं, मान लीजिए कल को किसी प्रेशर के अंदर हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं, and we don't develop the capability of storage and diverting the water and having a reservoir, तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि वो कितना पाकिस्तान की बुरी हालत हो जाएगी। चाइना ने भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक डैम बना लिया है, कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि सतलुज का जो फ्लो है चाइना उसको कटेल कर रहा है। एंड चाइना इज ए वेरी सेंसिबल नेशन, उनके पास एक विजन है, वो 15-20 साल आगे देखते हैं। हम लोग बात करते हैं बट देख नहीं पाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वेरी वेरी केयरफुल। और ये भी सुनने में आया था कि अगर हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, वहां पे पाकिस्तान एक एयरबेस बना रहा है, बांग्लादेश उनको सपोर्ट कर रहा है। और सो मच सो, अगर हम डोकलाम की बात करते थे, भूटान इज आल्सो फॉलोइंग इन द लैप ऑफ चाइना। तो देयर इज समथिंग एमिस। ठीक है सर। We cannot close our eyes and we have to be very, very alert. To my mind, if there is a shift which is required in our foreign policy, because we need friends. We need such friends tomorrow who can stand with us. That is the only way of effectively countering the ट्राइको बन रहा है, तीनों का या बन सकता है या बनेगा या नहीं बनेगा, but we have to be very, very careful. We cannot take these things very, very lightly. ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अली साहब, जिस तरह से भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है, पहले थी नो टॉलरेंस टू टेरर, अब उससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ के सर्जिकल डिसमेंटलिंग तक पहुंच गई है। चीजों को अब सर्जिकली डिसमेंटल किया जा रहा है, खासतौर पर आतंकवाद को, पाकिस्तान को। जी अपूर्वा जी, बिल्कुल सही है। हमारी जो रणनीति है, अभी फिर घोषणा की है कि जीरो टॉलरेंस टू टेरर, और बहुत सही बात है। हम क्यों इंतजार करें एक और पहलगाम का, पुलवामा का, 26/11 का, 13 दिसंबर का, उसे पहले ही ये समाप्त कर दो। तो यानी कि जिस
मुल्क से उग्रवादी हमारी सरजमीन पे आएगा, यहाँ पे नापाक हरकत करेगा, यानी कि उस पूरे मुल्क को वो मार खाएगा, पूरा मुल्क हमसे। और पाकिस्तान जो गिरद भापी देता है ना बार बार, परमाणु हथियार ये कर देंगे वो कर देंगे, परमाणु हथियार पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल कर सकता। इसकी वजह है कुछ, मैं आपको कुछ चंद एक वजूहत बताऊंगा। अब तक पूरी, अभी आपने सवाल किया था कर्नल पठानिया साहब से अबाउट परमाणु हथियार, उस पर भी मैं आऊंगा। देखिए, अब तक दुनिया जानती है हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बारे में, दुनिया जानती है कितना नुकसान हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 1966 में एक रिमोट स्पेनिश गांव था पेलोमारिस। पेलोमारिस एक रिमोट स्पेनिश गांव है, यहाँ पर एक एक्सीडेंटल बॉम्बिंग हुई थी, इन द सेंस के अमेरिका का बॉम्बर एयरक्राफ्ट वहां पे मिड एयर रिफ्यूलिंग करा था और उस पे मिड एयर कोलिजन होता है। तब ये 7 अप्रैल 1966 की घटना है, तकरीबन 60 साल पहले। एक महीना और, ये मई का महीना है, वो अप्रैल का महीना था। उसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब जो मिसिंग हुए थे, 4 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे गलती से, और 80 दिनों के बाद ये मालूम पड़ा कि कहां पर है। तो 2850 फीट यानी कि 869 मीटर्स के वो मेडिटेरियन सी के अंदर वहां पे गिरे, और डेलिकेटली बड़े कायदे से इनको फिर न्यूट्रलाइज किया गया था। जब तक चौथा बॉम्ब न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था, तब तक उसके बाद लोगों को चैन आया। ये B-52 बॉम्बर है एयरक्राफ्ट था अमेरिका का। अमेरिका के न्यूक्लियर कहीं पे ठिकाने हैं, कहीं पे लोग जानते हैं इसके बारे में, और ये इसकी जो शक्ति थी ना, ये 100 गुना ज्यादा, कम से कम 100 गुना ज्यादा जो हिरोशिमा नागासाकी में हमने देखी। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर अटैक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर इसको कंट्रोल किया गया, कर्व किया गया, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की जिम्मेदारी थी। उनके सैनिक तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूं तो 10,000 तकरीबन सैनिक अपने बॉम्ब सूट जो न्यूक्लियर डिवाइस में, उस तरीके से, जैसे कि हमने अगर फर्ज करिए, अभी मालूम नहीं किसी को क्योंकि हमने प्रेस ब्रीफिंग देखी है, तो मैं स्ट्रिक्टली जाता हूं जो हमारी सरकार का स्टेटमेंट आता है या जो प्रेस ब्रीफिंग आती है उससे, क्योंकि जंग के टाइम पे मिस और इंफॉर्मेशन होने का दोनों तरफ से खतरा रहता है। अब एयर मार्शल साहब ने कहा था कि शुक्रिया एक पत्रकार को कि हमको बताने के लिए कि किराना हिल्स में न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कि आप हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी को हाथ नहीं लगाओगे, उसके ऊपर हमला नहीं करोगे, अब आपके न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जब ये डिक्लेयर करा ही नहीं है कि किराना हिल्स में उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तो कोई बात नहीं, आपको पूरा हक बनता है वहां पर अटैक करने का, अगर अटैक भी हुआ होता तो। अगर दूसरी बात, अब क्या हुआ कि मिस्र से जहाज आता है, अमेरिका से जहाज आता है, और रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने स्पेनिश विलेज पेलोमारिस के बारे में बताया 1966 के बारे में, तो ये एक्सप्लोड नहीं हुए थे, केवल न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई थी, तो यानी कि खतरा था बिल्कुल। वैसे ही एक तरीके से यहीं पे ही किराना हिल्स में लोगों का कहना था कि तरह तरह की बीमारियां फैल रही है, पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान आतंकी, उनके पास तो हिम्मत है नहीं कि हमारी सेना का मुकाबला करे, तो वो क्या करता है, एक प्रॉक्सी वॉर आतंकियों को, जो कि एक नंबर के छटे हुए डरपोक होते हैं, जो कि उनकी बहादुरी है, केवल महिलाओं के आगे आ जाएंगे, टूरिस्ट पे वार कर देंगे, बच्चों पे वार कर देंगे, स्कूलों पे वार कर देंगे, महिला को कोड़े लगा देंगे, इतनी बहादुरी है उनकी। और पाकिस्तान की सेना को भी मैं कोई उग्रवादी से कम नहीं मानता हूं। जनरल आसिम मुनीर अभी फील्ड मार्शल एक ही बात है, उन्होंने वो धब्बा है। हमारे देखिए, हमारे फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ साहब पहले फील्ड मार्शल थे हमारे, उनसे सीनियर थे जनरल करियप्पा साहब जो बाद में फील्ड मार्शल बने। तो उसमें कैरिस्मा देखिए आप, पाकिस्तान डिजर्व अ लल्लू लाइक दैट। पाकिस्तान में ऐसे लल्लू फील्ड मार्शल बनते हैं भाई, कमाल की बात है, बाकी कमाल की बात है। अब पाकिस्तान अगर उग्रवाद की गंदी नापाक हरकत करेगा तो जाहिर सी बात है, ऑप सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। सरहद के उस पार लोग बैठ के हमें को सुन रहे हैं ना, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और हम ये बात जानते हैं बिल्कुल अली शाह जी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सेना डटी हुई है और हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। लेकिन अनवर साहब देखिए, भारत ने 33 देशों में अपने डेलीगेशन भेजे हैं और यही तकनीक अब पाकिस्तान भी अपना रहा है, पाकिस्तान भी अपनी डेलीगेशंस भेज रहा है।
विक्टिम कार्ड खेल रहा है पाकिस्तान, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, आतंकवाद तो हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन फिर भी भारत ने इस तरह से आके हमारे पर अटैक कर दिया और फिर डेलीगेशंस को भेजा जा रहा है और फिर हमें धमकी भी दी जा रही है। देखिए, पाकिस्तान ऐसे हालात में फंसा हुआ है। देखिए, उन सबसे पहले बात समझिएगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक कंपनी है, ठीक है जी। शहबाज शरीफ साहब ने क्रिप्टो में उन्हें डील करने के लिए वो कंपनी को अलाउड कर दिया है। ये तमाम चीज आपको समझना होगा, सिर्फ एक पहलू पे नहीं। पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, ये आज नया दुश्मन नहीं बना। इसने कितने ही जख्म हमें दिए हैं और हम तमाम ने बातें की हैं। बातें कहीं ना कहीं जाके एक जगह आप रुक जाते हैं और रुक के आपको कुछ न कुछ है जिसको आपको थोड़ा सा आपको एक ऐसे अंदाज से सामने आना पड़ता है जो अंदाज आज प्रेजेंट गवर्नमेंट यूज कर रही है डेलीगेशन के शक्ल में, ठीक है जी। अब आते हैं कि पाकिस्तान में ये जो मिलिट्री एक यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है जी, जो प्रति होते हैं देश के लिए, मगर एक ऐसा संस्था जो मजहबी नशे से तैयार किया जाता है। पहले बात पे गौर कीजिएगा, मैं भी एक मजहब से आता हूँ, क्या साहब भी आते, तमाम पैनलिस्ट आते हैं। जो मजहब का नशा जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जो अफीम से ज्यादा ताकतवर होता है, ललीम की बात है। तो वो इस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं एक नॉन मुस्लिम के खिलाफ, जिसे एक वेपन बोला जाए, स्लीपर सेल बोल लीजिए, तमाम जितने भी वर्ड आप इवेंट हुआ तमाम वर्ड से आप उसको मुखातिब कर लीजिए। तो उसे इस तरह इस्तेमाल करके उसे हमारे मुल्क के तरफती हमेशा रहेगा ये, और उसी को कहीं ना कहीं अपने इंटरनली ये लोग फिरका कितने ही फिरके में बटे हुए हैं, एक मुल्क के अंदर कितने ही फिरका है, और उसमें भी ये तमाम चीज दिखती है। तो वो एक एक्सक्यूज होता है वर्ल्ड के सामने उनको भी कहने का कि हम भी इससे बचे नहीं हैं, हमारे साथ भी ये मामला है। तो ये इसी को दिखाने के लिए जब हिंदुस्तान इस तरह से जाएगा, हिंदुस्तान जा रहा है पूरे दुनिया में, तो शहबाज शरीफ साहब दिखाना चाह रहे हैं कि मैं खुद इंटरनली परेशान हूं, चाहे बलूचिस्तान हो जाए, चाहे वो पख्तून हो जाए, तमाम जितने भी दीगर इलाके हैं इनके, इन तमाम में जो स्लीपर सेल जो हादसा होता है, ये तमाम को प्रेजेंट करेंगे। ये एक दूसरे का नोकझोंक होता रहेगा और ये चलता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक अभी तक खत्म हो गया है, या तो ऑपरेशन सिंदूर नया चालू हो गया, 5 साल के बाद नई हुकूमत आएगी, नई हुकूमत के पास भी ये निजाम रहेगा। जो 2 न्यूक्लियर वेपन कंट्री होती है वो कहीं ना कहीं तीसरे सम की एक ताकत होती है। अगर हम न्यूक्लियर डिक्लेयर किया है तो हमने तीसरे से इजाजत नहीं लेके किया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कितने ही बैंड हमने सहा था। तो उसी तरह भुट्टो ने जो बात रखी थी वो बात भी यहाँ आके मिलती है कि हम रोटी नहीं चाहिए, हम न्यूक्लियर बना लेंगे। तो ये तमाम चीजें होती, पॉलिटिकल बात में कुछ बातें जज्बाती अच्छी लगती हैं, एंड द ग्राउंड लेवल चीज बदलती है मैडम। मगर हाँ, हिंदुस्तान आज ऐसे जगह खड़ा है, बात पे गौर कीजिएगा, पूरी चीज पे एक बात खत्म होती है कि हिंदुस्तान ऐसे जगह खड़ा है कि हिंदुस्तान अगर अब यहां से आगे बढ़ेगा तो उसका फिर स्काई इज अ लिमिट। क्यों? जापान 2 मैराथन में तमाम मुल्क दौड़ रहे हैं। जापान एक ऐसा इकोनॉमिक्स था जिसके समझ जाइए वो मैराथन पे दौड़ रहा था और उसके पांव में चोट लग गया, वो वापस आ गया और हिंदुस्तान आगे निकल चुका है। अगर हिंदुस्तान यहां से आगे निकलेगा तो हिंदुस्तान थर्ड इकोनॉमिक्स बनने जा रहा है। ये तमाम चीज भी एक मायने रखता है। आप सिर्फ कह लीजिएगा हम पाकिस्तान को मार दिया या बांग्लादेश को मार दिया तो हम दुनिया के वीटो पावर पे आ रहे हैं या पावरफुल है, सुपर विश्व गुरु के माने एक अल्फाज और जोड़ता हूँ, विश्व गुरु के माने ये होते हैं कि आप अपने बगल के आंख में आंख दे के बात करें। बात वो नहीं कि अपने छोटों के आंख में आंख डाल के बात करें। बात पे गौर करिएगा, मैं स्कूल में ये सीखा था अपने टीचर से, वो बात जोड़ना चाहता हूँ। अपने से छोटे को मार के कोई बड़ा बने तो वो बड़ा नहीं होता, मगर अपने से बड़े के आंख में आंख डाल के बात करे तो वो बनना चाहिए, हिंदुस्तान को बनना चाहिए, और वो बनेगा इकोनॉमिकली वे से बन सकता है। और इकोनॉमिकली वे अभी जो लड़ाई हो रही है, बिल्कुल, और इन चीजों को लेकर हिंदुस्तान आगे बढ़ भी रहा है अनवर साहब, क्योंकि अब जो चीजें हम देख रहे हैं, पहले का इतिहास अगर हम उठा के देख ले तो उसके बाद से भारत में बहुत बदलाव हुआ है। सैनिक क्षमताओं को लेकर इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। पठानिया साहब, यहाँ पर आपसे एक चीज समझूंगी सर, फाइनल क्लोजिंग कमेंट मैं यहाँ पर लूंगी सभी मेहमानों से। क्या भारत अब हिट एंड वॉर की जो टेक्निक है वो अपना रहा है, और किस तरह से अब आगे आप इन चीजों का भविष्य देख रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट सर आपका।
देखिए, अभी जो नई डॉक्ट्रिन हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन आवर सॉइल विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। अभी मेरे को आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर कल को एक टेररिज्म की घटना हो जाती है तो क्या हम दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे? अभी जो हमने देखिए एस्केलेटरी लैडर के ऊपर क्या आता है कि जब ये उड़ी में अटैक हुआ था तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट के अंदर हमारे एयरक्राफ्ट गए थे, उनके कैंप के ऊपर हमने बम बरसाए थे। और इसमें अभी आप देखिए लेवल ऑफ एस्केलेशन जो है वो काफी ऊपर तक चला गया है। लॉजिकली कल को अगर ये सिचुएशन आती है तो हमें इस लेवल के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा ना। तो व्हाट दैट लेवल विल बी जी। और पाकिस्तान क्या उस लेवल को टॉलरेट कर पाएगा? क्योंकि अभी जो बातें हम कर रहे हैं कि ये सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई यूएसए ने या ट्रंप ने मीडिएट क्यों किया? ठीक है सर। क्योंकि कुछ जो स्टोरी सुनने में आ रही है कि मुनीर ने उनको कन्वे कर दिया था कि हम जो है न्यूक को यूज करने वाले हैं, क्योंकि उनकी पूरी तरह से उनके डिफेंस की पोल खुल चुकी थी। एंड दैट इज द टाइम प्रोबेबली अवर कैबिनेट कमेटी और पीएम साहब ने डिसीजन लिया होगा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, और उसके वजह से ये सीजफायर आया। अभी आप सुनेंगे पाकिस्तान क्या बोलता है कि हमने उनको अप्रोच किया है। इंडिया बोलते हैं पठानिया कि साहब, नहीं, देखिए DPM ने हमको वक्त approach ज्यादा नहीं है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वक्त ज्यादा नहीं है सर, चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन एक फाइनल कमेंट मैं विराट मिश्रा जी से भी लेना चाहूंगी सर, इस पूरे विषय पर कहाँ देख रहे हैं आप भारत को और आगे भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? जैसे भी पठानिया साहब भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान फिर से अटैक करता है तो क्या भारत फिर से इसी तरह से रिटेलिएट करेगा या इन चीजों को अब बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए? भारत रिटेलिएट करेगा। भारत, अपूर्वा जी मैं आपको बताऊं, भारत रिटेलिएट करेगा और जबरदस्त करेगा। ये जो शिफ्ट मैं देख पा रहा हूं, जो आइडियलिज्म से रियलिज्म की तरफ जो शिफ्ट है कि जैसा स्थिति बनती है उसके हिसाब से हम मारेंगे, तो वो हमने प्रूव करके दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री और जब कैबिनेट मिनिस्टर्स जब डिसाइड करते हैं कुछ एनटीआरओ और आईबी और रॉ के इनपुट्स के बिना पर, तो वो बहुत सोची समझी रणनीति होती है, उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। ये बातें हवाई नहीं है। जब इनपुट्स आते हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, और भारत ने बहुत सशक्त डिसीजंस लिए हैं पिछले 10-15 दिनों में, और ये आगे भी देखने को मिलेगा। अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार इसी तरीके की हरकत करता है तो भारत फिर घुस के मारेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। अली शाह जी, सुशील पठानिया जी और अनवर साहब और विराट मिश्रा जी। तो देखिए, भारत अब हिट एंड वॉर की टेक्निक अपना रहा है। भारत अब अपनी नीति नो टेररिज्म टू टॉलरेंस से अब आगे बढ़ के भारत सर्जिकल डिसमेंटलिंग तक जा रहा है। यानी अब भारत खुद कह रहा है कि अगर आंख दिखाया तो अब पलके नहीं, अब सीधे आंख ही नोच लेंगे। और फिर पाकिस्तान को जिस तरह से पटखनी बार बार भारत दे रहा है, इससे पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अब ये वो भारत नहीं है। अब ये भारत चुप नहीं बैठेगा और ये भारत अब घर में घुस के मारने की टेक्निक पर आ गया है। यानी अब ये डिफेंस नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में आ चुका है भारत। बहुत दिलचस्प होगा आगे की लड़ाई भी देखना। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे।